दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि आईबीपीएस द्वारा आयोजित बैंक पीओ परीक्षा क्या होता है। दोस्तों बैंक में नौकरी करने के लिए आईबीपीएस परीक्षा आयोजित करता है। तो आईबीपीएस के एग्ज़ाम के लिए क्या होती है शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और कैसे होता है चयन प्रक्रिया बैंक में जॉब करने के लिए, उसके बारे में पूरा डिटेल से इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जगदेव कुमारिया और हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक में अधिकारी कैटेगरी के पदों पर नियुक्त होना अत्यंत गौरव की बात होती है दोस्तों एक तरफ बैंक अधिकारी के रूप में एक अच्छी नौकरी प्राप्त होने के साथ साथ दोस्तों वहीं दूसरी तरफ उम्मीदवारों को अपने अनुभव और अपनी योग्यता के सहारे अधिकारी से प्रबंधन कैटेगरी के शीर्ष स्तर पर भी विराजमान होने का यहाँ पर अवसर मिलता है दोस्तों इस एग्ज़ाम के द्वारा। तो सोच सकते हैं दोस्तों आईबीपीएस बैंक में जॉब करने का कितना बड़ा रास्ता यहाँ पर आपको अवसर प्रदान करता है दोस्तों सबसे पहले यह जान लेते हैं आईबीपीएस का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों आईबीपीएस का पूरा नाम होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। दोस्तों यह संस्था देश के राष्ट्रीयकृत बैंक में जॉब करने के लिए ऑनलाइन परीक्षाएं यहाँ पर आयोजित करवाता है। दोस्तों यदि आपने अपना लक्ष्य बैंक में जाने का बनाया है तो यह आपके लिए बेहतर अवसर हो सकता है आईबीपीएस द्वारा आयोजित बैंक पीओ की परीक्षा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं दोस्तों आईबीपीएस एग्ज़ाम हो या बैंक में जॉब करने के लिए कितनी होती है शैक्षणिक योग्यता व आयु सीमा। तो दोस्तों यहाँ पर इन पदों पर भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री होना चाहिए। दोस्तों आईबीपीएस के एग्ज़ाम को कॉमर्स वाले स्टूडेंट ज़्यादा दिलाते हैं क्योंकि दोस्तों वो वही पढ़ते हैं बैंकिंग के बारे में, बैंकिंग से रिलेटेड, तो ज़्यादा इंटरेस्ट इसी में बनता है बैंक में जॉब करने का। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स वाले बच्चे ही आईबीपीएस का एग्ज़ाम दिला सकते हैं, आप भी दिला सकते हैं अगर आप दूसरा सब्जेक्ट लिए हैं। कोई भी सब्जेक्ट जिसमें स्नातक की उपाधि आपको प्राप्त होनी चाहिए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आईबीपीएस एग्ज़ाम हो या बैंक में जॉब के लिए कैसे होता है चयन प्रक्रिया और इसके एग्ज़ाम किस प्रकार के होते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों बैंक में जॉब करने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाता है दोस्तों। मतलब बैंक में जॉब करने के लिए दो एग्ज़ाम क्लियर करने होंगे, एक तो प्रारंभिक और दूसरा है मुख्य परीक्षा, जिसमें दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें एक विकल्प सही होगा, उसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको दिलाना होता है दोस्तों। उसके बाद मुख्य परीक्षा में अंग्रेजी भाषा के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अतिरिक्त 25 अंकों के 2 प्रश्न लेटर राइटिंग होते हैं दोस्तों, जिसमें एप्लीकेशन और निबंध लिखने होते हैं। दोस्तों प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होता है। तो दोस्तों प्रत्येक गलत जवाब पर 0.25 अंक काटे जाते हैं, तो संभल कर बनाइएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा प्रश्नों के हल उत्तर करने के लिए। दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं आईबीपीएस एग्ज़ाम के लिए क्या क्या होते हैं सिलेबस। तो दोस्तों सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सिलेबस से ही क्वेश्चन आते हैं और दोस्तों वहीं से हमें तैयारी करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा में अलग सिलेबस होता है और मुख्य परीक्षा में अलग सिलेबस होता है और उनका अंक भी अलग होता है और समय भी अलग होता है, जिसमें दोस्तों विषय होता है प्रारंभिक परीक्षा में अंग्रेजी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, जिसमें दोस्तों इसमें समय होता है सिर्फ 1 घंटा और टोटल मार्क्स होते हैं दोस्तों इसमें 100 नंबर का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मुख्य परीक्षा आता है जिसमें विषय बहुत सारे होते हैं, जिसमें रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, सामान्य ज्ञान, अर्थव्यवस्था, बैंकिंग जागरूकता, अंग्रेजी भाषा, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशंस। तो ये सब चीज़ होते हैं दोस्तों सिलेबस। और दोस्तों इसमें अंक होते हैं 200 और घंटे होते हैं 3 घंटे। ठीक है, तो 3 घंटे का समय होता है एग्ज़ाम देने के लिए दोस्तों। उसके बाद और होता है अंग्रेजी भाषा, यहाँ पर लेटर राइटिंग व ऐसे निबंध लिखना होता है दोस्तों, जिसमें आपको 25 अंक दिया जाता है और इसको लिखना होता है दोस्तों इंग्लिश में, और इसके लिए अलग से 30 मिनट दिया जाता है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इंटरव्यू भी होता है दोस्तों बैंक जॉब के लिए IBPS के लिए, जिसकी आप इसको क्लियर करते हो फर्स्ट एग्ज़ाम और सेकंड एग्ज़ाम को। उसके बाद होता है दोस्तों इंटरव्यू दोस्तों 100 नंबर का होता है। तो आगे भी बताऊंगा कि इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल पूछ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है IBPS एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको कौन कौन से बैंक में नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे, जिसमें दोस्तों पहला नंबर पे बैंक ऑफ इंडिया, हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक। उसके बाद दोस्तों दूसरा नंबर आता है पंजाब नेशनल बैंक, देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक। उसके बाद दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा, ये है दोस्तों देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक। उसके बाद दोस्तों चौथा नंबर में आता है केनरा बैंक, दोस्तों ये चौथा हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक होता है। उसके बाद यहाँ पर पाँचवें नंबर में आता है दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारे देश का 5वां नंबर का सबसे बड़ा बैंक है। उसके बाद यहाँ पर इंडियन बैंक आता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक। इन बैंकों में आप IBPS का एग्ज़ाम क्लियर करके जॉब हासिल कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है IBPS एग्ज़ाम के लिए आपको क्या क्या तैयारी करना पड़ेगा। दोस्तों IBPS एग्ज़ाम के लिए मेरा पहला पॉइंट आता है अंग्रेजी भाषा। दोस्तों इसकी तैयारी के लिए अंग्रेजी ग्रामर के साथ साथ पैराग्राफ और कॉम्प्रिहेंशन के लिए अखबारों के संपादकीय पेज पढ़ें, शब्द क्षमता बढ़ाएं दोस्तों, तथा इसका उपयोग करें, क्योंकि इसमें ज़्यादातर इंग्लिश भाषा भी आएगा। यहाँ में इंग्लिश भी जोड़ा गया है, इंग्लिश सब्जेक्ट भी जोड़ा गया है, तो आप इंग्लिश का भी तैयारी कीजिए, ग्रामर का। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों अंग्रेजी व्याख्यात्मक। दोस्तों IBPS की सम्मिलित परीक्षा की बैंक PO परीक्षा में 25 अंकों की अंग्रेजी व्याख्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें दोस्तों एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग आदि से संबंधित सवाल होते हैं। इसमें समसामयिकी घटनाओं पर भी आधारित होते हैं दोस्तों प्रश्न। इस परीक्षा द्वारा आपको लेखन विषय के ज्ञान और समसामयिकी घटनाओं मतलब करंट अफेयर्स की जानकारी एवं संप्रेषण क्षमता का आकलन भी इस सब्जेक्ट में किया जाता है दोस्तों इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। दोस्तों इसमें ज़्यादातर प्रश्न डेटा इंटरप्रेशन से जुड़े होते हैं, जैसे पाई चार्ट, बार ग्राफ और टेबल फॉर्म, प्रतिशत, औसत, लाभ, हानि आदि से सवाल आते हैं। इन प्रश्नों को हल करते समय दोस्तों गणितीय सूत्रों का इस्तेमाल करें। यह ऐसा परीक्षण है जिसे बार बार अभ्यास करने की ज़रूरत होती है दोस्तों, और यहाँ पर जल्दी समय की बहुत ही कमी होता है, तो इसे बार बार अभ्यास करना होता है दोस्तों इसके बाद चौथा पॉइंट आता है रीजनिंग एबिलिटी। दोस्तों इसमें अच्छे प्रदर्शन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को तैयारी के दौरान हल कीजिए। इसमें सवाल करने से तेज़ी आएगी और अलग अलग तरह के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। दोस्तों इसके बाद पांचवा पॉइंट आता है सामान्य अर्थव्यवस्था या बैंकिंग जागरूकता से संबंधित प्रश्न। दोस्तों इस सेक्शन में करंट अफेयर्स, बैंकिंग, अर्थव्यवस्था, खेलकूद, साहित्य, पॉलिटिक्स आदि से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों इसमें ज़्यादातर बैंकिंग सवाल और फाइनेंशियल इंडस्ट्री से संबंधित करंट अफेयर्स होंगे, जिससे जुड़े सवाल आपको अखबारों के साथ साथ सामान्य ज्ञान जो पुस्तकें होते हैं उसमें मिल जाता है, उसे आप रेगुलरली अध्ययन करते रहेंगे दोस्तों उसके बाद छठवां पॉइंट आता है कंप्यूटर नॉलेज। इसमें दोस्तों कंप्लीट भी होना चाहिए, जैसे कि MS ऑफिस, ई-कॉमर्स और इंटरनेट आदि विषयों में से सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों मेमोरी, सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट और टर्मिनोलॉजी, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, इसे आपको बारीकी से समझना होगा, पढ़ना होगा दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरव्यू। दोस्तों इसमें सवाल मुख्यतः फैमिली बैकग्राउंड, अकादमिक योग्यता, संबंधित बैंक और करंट अफेयर्स विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको अप टू डेट होना पड़ेगा, और बैंकिंग संरचना, चेक या बैंक ड्राफ्ट, मुद्रा आदि के बारे में भी आपको जानकारी होना जरूरी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से संबंधित कुछ
कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।